हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से है। पेपर फोर्थ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है, जिसका नाम है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव, उसके अंतर्गत आता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट को और किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है या जलवायु परिवर्तन क्या होता है, वो समझेंगे। इसका सबसे पहले रूपरेखा समझते हैं, सिनॉप्सिस। ठीक है, इसमें हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, डिस्कवर देखेंगे, खोज किसने किया था, डेफिनेशन परिभाषा समझेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, क्रियाविधि इसका कैसे होता है, रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन से हैं, रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के कारण समझेंगे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के क्या क्या प्रभाव है वो समझेंगे, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन नियंत्रण के उपाय या उसके रोकथाम के उपाय वो समझेंगे, कंक्लूजन उपसंहार समझेंगे, रिफरेंस कौन से सोर्स से लिया गया है वो समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि को ही हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं। पृथ्वी यानी ग्लोबल और वार्म यानी गर्म, पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। औसतन पृथ्वी की जो तापमान मानी जाती है वो 14 डिग्री औसत तापमान माना जाता है। यदि इस औसत तापमान में वृद्धि होता है तो इसी औसत वृद्धि को ही हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब इसका डिस्कवर देखते हैं, खोज किसने किया था। सबसे पहले जोसेफ फोरियर नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1824 में ग्रीन हाउस गैसेस की बात कही और ग्रीन हाउस इफेक्ट की चर्चा की। इस प्रभाव का वर्णन स्वंटे आर्हीनियस ने सन 1896 में किया। इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा इंफ्रारेड जो पृथ्वी पर आते हैं उनका अवशोषण होता है और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। मतलब यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी में गर्माहट आती है और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं, क्रियाविधि कैसे होता है वो। ये क्या है? पृथ्वी है, इसके चारों तरफ फैले हैं गैसेस के आवरण, इसको वायुमंडल कहते हैं। जब सूर्य से आने वाले प्रकाश इस वायुमंडल को क्रॉस करके पृथ्वी तक आते हैं
तो पृथ्वी के सतह से टकरा कर के वापस लौटते हैं। इस वापस लौटने के क्रम में कई तरंगे बाहर चली जाती है, तो कई तरंगों को हमारे इस वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी अवशोषण की घटना के करने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये कुछ ऐसे गैसेस है जिनके माध्यम से अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। जब ये टकरा कर के वापस लौट रहे होते हैं तो कुछ किरणें बाहर चली जाती है और कुछ किरणों को यहाँ अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के इस वायुमंडलीय क्षेत्र में तापमान बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने की घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं। और इस घटना की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए अब मैं आप लोगों को जो समझाया हूँ वो नोट्स दिखा देता हूँ। अब समझते हैं हम लोग रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसें कौन कौन से हैं वो समझते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस ही सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस है, फर्स्ट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे भारी गैसों की श्रेणी में आता है और जब पृथ्वी से इंफ्रारेड टकराकर के वापस लौट रहे होते हैं तो इन्हें वायुमंडल में कैच कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं। CH4 मीथेन है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। O3 इसका सूत्र है ओजोन का। N2O नाइट्रस ऑक्साइड जलवाष्प। ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या है कहकर पूछेगा तो आप लोग मेथेन को बताएंगे, CFC, O3, N2O को बताएंगे और जलवाष्प। ठीक है, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त चूंकि पृथ्वी पर जब ये CO2 की मात्रा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या इस तरह के गैसों की मात्रा बढ़ती है तो पेड़ पौधे उनका अवशोषण करते हैं और उस मात्रा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है उस तरह से इन गैसों की मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। परिणाम ये निकलता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए न केवल ये गैसें जिम्मेदार है बल्कि प्रदूषण, वनों की कटाई हो जाना, उद्योग और परिवहन के माध्यम से अंधाधुंध धुआं निकलना, ये सभी कारण बन जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के कारण। हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और विविध गैसों को बढ़ाने में जो गैसेस जिम्मेदार है
ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसके कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल रीजन, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में ये जो गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो उत्तरदायी है। सेकेंड है आर्टिफिशियल रीजन, मानवीय कारण। मानवीय कारण में इन गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि को हम बढ़ाते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, उद्योग और वाहनों से निकलने वाले धुएं, ये मानवीय कारण में आते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो प्रमुख कारण है वो मानवीय कारण ही है। और प्राकृतिक कारण में भूकंप या ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा या गैसें हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। अब हम लोग समझते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के प्रभाव देखते हैं। प्रभाव दो स्तरों पर पड़ता है। फर्स्ट है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर क्या क्या होता है? औसत तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र तल में वृद्धि, जैव विविधता ह्रास। चलिए एक एक को समझते हैं। औसत तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन। तो तापमान में वृद्धि होने के कारण जो हमारे जलवायु के कंडीशन है, मतलब स्थिति है, वो बदलने लगेंगे। उसी को हम जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इससे क्या होगा? जिन क्षेत्र में बाढ़ आते थे वहाँ सूखा पड़ने लगेंगे, जो क्षेत्र सूखा थे वहाँ बाढ़ आने लगेंगे, चक्रवात बार बार आएंगे और इस तरह की अनहोनी जो आपदा संबंधित घटनाएं होती है वो घटित होने लगेगी। अच्छे खासे कृषि वाले क्षेत्र बंजर हो जाएंगे और बंजर क्षेत्र में बाढ़ आने लगेगी। तो इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कहीं ज़्यादा वर्षा होने लगेगी तो कहीं कम वर्षा होने लगेगी। ये जलवायु परिवर्तन इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। अब समझते हैं ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र तल में वृद्धि। तापमान बढ़ेंगे तो ग्लेशियर पिघलेंगे, जो चट्टानों पर बड़े बड़े हिमखंडों के रूप में स्थित है, जिनसे नदियां बहती है। वो ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेगा। तेजी से पिघलने के कारण से वो जिन नदियों में जाएंगे वो उन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी आपदा को लाएंगे और जब वो समुद्र में पहुंचेगी तो वह समुद्र के सतह को ऊपर उठा देगा। फिर समुद्र के तल में वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को पलायन का सामना करना होगा और अच्छी खासी उपजाऊ भूमि समुद्र में समा जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे द्वीप भी होंगे जो समुद्र के नीचे चले जाएंगे। उदाहरण समझते हैं।
एक बार मालदीव में बैठक का आयोजन किया गया था और मालदीव में इस बैठक का आयोजन समुद्र तल से नीचे उसके मंत्रियों द्वारा किया गया था। ये विशेष करके वैश्विक एक तरह से संचार देने के लिए कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। यदि जल्द ही इसके लिए प्रयास नहीं किया गया तो मालदीव जैसे द्वीपीय देश समुद्र के नीचे चले जाएंगे। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। मतलब मालदीव में बैठक क्यों किया गया था भाई? जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, उसको रोकने के कुछ उपाय के लिए मीटिंग किया गया था मालदीव में। जैव विविधता ह्रास समझते हैं, ये क्या है? जीवों में विविधता ही जैव विविधता है। यह भी धीरे धीरे जलवायु के परिवर्तन से समाप्त होने लगेगा। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव है जो मूल रूप से हमारे प्रकृति और पृथ्वी पर देखा जाएगा। सेकेंड है इसका प्रभाव है मनुष्य पर। तो मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? रोग, भूखमरी, आवास, बाढ़, सूखा। अब इसको समझते हैं। रोग, मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोगों में वृद्धि होगी। जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू होता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगती है और जो बीमारियां पुरानी होती है उनकी मात्रा में वृद्धि होती है। भूखमरी, जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद होने लगेगी। जहाँ धान की खेती होती थी वहाँ बारिश होना बंद हो जाएगा। धान की खेती को प्रभावित होना पड़ेगा। इस तरह कृषि के बर्बाद होने से भूखमरी और गरीबी की स्थिति बनेगी। आवास, समुद्र क्षेत्र में जल का बाहर निकलकर के स्थलीय क्षेत्र में फैल जाने से लोगों के आवास की समस्या उत्पन्न होगी। बाढ़, सूखा, नदियों में ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ की समस्या आएगी। वर्षा की मात्रा बदल जाने से सूखा की स्थिति बनेगी। अब समझते हैं हम लोग कंट्रोल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, वैश्विक तापन नियंत्रण के उपाय। उपाय रियल में 3 स्तर पर होना चाहिए। फर्स्ट है वैश्विक स्तर। सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समिट। 1972 में स्टॉकहोम में स्वीडन में किया गया था, जो कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ज़्यादा चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के जरूर चर्चा की गई थी। उसके 20 ईयर बाद 1992 में रियो सम्मेलन के नाम से सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया और इसमें UNFCCC ये एक संगठन है, ठीक है, संस्था का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और क्रोप के संगठन की बात कही गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। अगला है 1997 क्योटो प्रोटोकॉल जापान। जापान के इस बैठक में यह लक्ष्य निर्धारित किया कि कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा, इसमें कार्बन बचाने वाले देशों को कार्बन बेचने की छूट दी गई और वो कार्बन क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा। हालांकि यह अभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सम्मेलन है। इसके बाद 2015 में COP21 पेरिस सम्मेलन हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस सम्मेलन में यह लक्ष्य रखा गया कि औद्योगिक क्रांति के पहले जो तापमान था उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ताकि तापमान उससे आगे बढ़ेगा तो पृथ्वी पर जलवायु संबंधी खतरे और बढ़ जाएंगे। हालांकि जैसे ही अमेरिका इस सम्मेलन से बाहर हुआ, ये सारी योजनाएं कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गई। वैश्विक स्तर में ये सभी चीज़ें आती हैं। सेकेंड है देश के स्तर पर। देश के स्तर पर जैसे भारत के स्तर पर भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो जंगली क्षेत्र है को संरक्षण दिया जाना चाहिए। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रदूषण की नियंत्रण के लिए स्वच्छता का मिशन चलाया जाना चाहिए। ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए ही किए जा रहे हैं। थर्ड नंबर है स्वयं व्यक्ति के स्तर पे। हर व्यक्ति को अनावश्यक लाइट ऑफ रखना, जल का संरक्षण करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये व्यक्तिक स्तर होते हैं। कॉन्क्लूजन समझते हैं। उपसंहार, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी में गर्माहट आती है और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। यदि इसके लिए प्रयास नहीं किया गया तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। रिफरेंस है, सोर्स का नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये बुक का नाम है। इसके राइटर है डॉक्टर H.N. बैजल। तो आज का जो लेक्चर है वो MSc फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के साथ साथ जो क्लास 12th है बायोलॉजी उससे भी संबंधित है और इन्वायरमेंट से भी संबंधित है, पर्यावरण से भी संबंधित है। तो जैसे आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आपके में मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके कारण को पूछ सकता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट या रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप दोनों को बता सकते हैं इसके कारण में। और इसका इफेक्ट पूछ सकता है ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट का 6 नंबर में, या ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव को रोकने के उपाय 6 नंबर में पूछ सकता है। और MSc में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 15 नंबर का, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, टाइमिंग के हिसाब से लिखना, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो थोड़ा थोड़ा आप इसको डील कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।